ठीक है, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स ये चीज़ नहीं बताते हैं, बोलते हैं 100% सेफ है। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं आपको जेन्युइनली बता रही हूँ। सोशल मीडिया पर कुछ भी देखकर आप इन्फ्लुएंस्ड मत हुआ करिए। लेने के बाद भी इसमें आपको ऐसा नहीं है कि 100% रिजल्ट मिलेगा, तो भी आपकी हेयर ग्रोथ जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, थिक हो जाएगी। ये वीडियो, ये सेशन आपको जरूर हेल्प करेगा। वो सिर्फ चांदनी 4 दिन की होती है और कुछ नहीं, वो कोई ग्लो नहीं होता। ठीक, किसी भी चीज को अति कर दोगे तो वो अच्छी नहीं होगी। तो उनकी बातों में मत आना, प्लीज गाइस, मत आना उनकी बातों में। हेयर ग्रोथ जो था वो बहुत ज्यादा था, मैंने बताया ना, उनको यहाँ पर काला काला लगता था। तो फेस वैक्सिंग कभी भी नॉर्मल वैक्स से नहीं की जाती, और जब उनकी स्किन पे कुछ प्रॉब्लम हो जाती थी, एक्ने, पिंपल्स वगैरह हो जाता है, उसमें जिगजैग ऐसे ब्लेड्स होते हैं। सो ब्यूटी सैलून से करा लिया या आपने किसी पार्लर से करा लिया, क्योंकि हेलो दोस्तों, वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ दिस शो। दिस पॉडकास्ट इज गोना बी ऑल अबाउट फेशियल रेजर। फेशियल रेजर की बहुत सारी क्वेरीज मेरे पास आ रही है, तो इस वीडियो में मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि आपको यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और इस वीडियो में मैं जो भी आपको बताऊंगी ना, वो आपको मैं एक पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ बताऊंगी, एंड जो भी मैं बताऊंगी आई होप कि आपको हेल्प करेगा। सबसे पहले तो मैं आपको ये बोलना चाहूंगी कि सोशल मीडिया पर कुछ भी देखकर आप इन्फ्लुएंस्ड मत हुआ करिए, क्योंकि देखिए हर एक का बॉडी टाइप अलग है, हर एक का स्किन टाइप अलग है। तो ज़रूरी नहीं है जो चीज़ उनके लिए वर्कआउट कर रही है वो आपके लिए भी वर्कआउट करे। तो चलिए शुरू करते हैं। फेशियल हेयर को रिमूव करने के लिए 3 मेथड अपनाए जाते हैं। पहला है फेशियल रेजर, दूसरा है लेजर ट्रीटमेंट, और तीसरा है फेस वैक्सिंग। अब तीनों चीज़ों के बारे में मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ। तो सबसे पहले जब हम किसी डॉक्टर्स वगैरह से कंसल्ट करते हैं ना, तो हमेशा डॉक्टर्स क्या करते हैं, वो लेज़र ट्रीटमेंट को ही ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं कराने के लिए। देखिए, जो लेज़र हेयर रिमूवल ट्रीटमेंट जो होता है ना, सबसे पहली बात तो ये कि वो एक्सपेंसिव बहुत होता है। उसका पहला कौन यही है कि वो एक्सपेंसिव बहुत होता है। अब लेज़र ट्रीटमेंट होता क्या है? लेज़र ट्रीटमेंट क्या होता है ना, कि एक लेज़र लाइट से आपके जो रूट्स होते हैं ना, उस रूट्स को वीक किया जाता है, डैमेज किया जाता है, कि जब वो रीग्रो होंगे ना, तो वो जो हेयर होगा वो और ज़्यादा वीक हो जाएगा और ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा। तो धीरे धीरे उसका जो थिकनेस है ना, वो पतली होती जाएगी। तो ये आपको रिजल्ट मिलेगा 7 से 8 सिटिंग के बाद। ठीक है, एक तो एक्सपेंसिव भी है, ऊपर से आपको 100% रिजल्ट भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सारा जो प्रोसेस है वो आपका लेज़र ट्रीटमेंट के थ्रू किया जाता है। ठीक है, मशीनों से किया जाता है। लेज़र ट्रीटमेंट की 7 से 8 सिटिंग होती है। एक सिटिंग में आप सोचेंगे कि जी आपको रिजल्ट मिल जाएगा, नहीं, 7 से 8 सिटिंग लेने के बाद भी इसमें आपको ऐसा नहीं है कि 100% रिजल्ट मिलेगा, तब भी आपको 80 to 90% ही आपको इसमें रिजल्ट मिलता है। एक छोटा सा एरिया आपके फेस का वो करने का 1000 से लेके 2000 रुपीज़ आप मान के चलिए पर सिटिंग। वो भी एक स्टार्टिंग प्राइस है। ठीक है, वो भी एक छोटे से एरिया का। वो जैसे जैसे आपका जो एरिया है वो बड़ा होता जाएगा, जितने बड़े एरिया पे आपको लेज़र ट्रीटमेंट चाहिए होगा, उसके प्राइजेस जो हैं वो उतने ज़्यादा बढ़ते जाएंगे। तो एक्सपेंसिव तो है, नो डाउट। अब ये जो चार्ज है ना, ये वेरी करता है। मैं जो बता रही हूँ आपको, ये फिक्स चार्ज नहीं है, ऐसा आप स्टार्टिंग रेंज मान सकते हो। मैंने आपको लेज़र ट्रीटमेंट के बारे में बताया। अगर आपको सच में लेज़र हेयर रिमूवल कराना है तो आप किसी अच्छे डॉक्टर से कराएं, किसी अच्छी जगह से कराएं, किसी अच्छे क्लिनिक से कराएं। ऐसा नहीं कि आप रैंडम किसी ब्यूटी सैलून से करा लिया या आपने किसी पार्लर से करा लिया, क्योंकि आजकल लेज़र हेयर रिमूवल ना नॉर्मल पार्लर्स वगैरह में भी हो रहा है, नॉर्मल ब्यूटी सैलून्स वगैरह में भी हो रहा है। तो वहाँ से ना कराएं, क्योंकि उनको पूरा नॉलेज नहीं होता है। अगर आपको कराना ही है, अगर आपके पास पैसे हैं इन्वेस्ट करने के लिए और आप ये रिस्क लेना चाहते हैं, तो आप डेफिनेटली आप जा सकते हैं। बस किसी अच्छे डॉक्टर्स के पास, अच्छे क्लिनिक से कराएं। थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर में आप रिस्क ना लें। और आप लोग सोच रहे होंगे कि किसी भी अगर अच्छे क्लिनिक से कराते हैं तो डेफिनेटली उनका जो चार्जेस हैं वो बहुत ज़्यादा हाई होंगे। डेफिनेटली होंगे, क्योंकि वो एक अच्छे, उनको नॉलेज है, उनको एक्सपीरियंस है, और एक्सपीरियंस के ही पैसे चार्ज किए जाते हैं, राइट। तो अगर आप अपने फेस के साथ, अपनी बॉडी के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करना चाहते, कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, तो आपको एक अच्छे क्लिनिक पर ही जाकर कराना चाहिए, अगर आपको कराना ही है तो। अदरवाइज अगर आपको इतनी ज़रूरत नहीं है तो मैं तो यही बोलती हूँ, तो आप ना कराओ तो वही अच्छा है। और कभी कभार अगर आपको ज़रूरत भी लगती है तो आप फेशियल रेजर यूज़ कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि इसमें गारंटी भी नहीं है कि आपको वो सूट करेगा या नहीं करेगा। मेरे पास कुछ ऐसे क्लाइंट्स भी आए थे जिनको लेज़र ट्रीटमेंट करवाया था उन्होंने, और उनको शुरू में बहुत ज़्यादा, मतलब किसी के ब्लिस्टर्स हो गए थे, किसी के रेडनेस हो गई थी, और किसी के पिंपल्स वगैरह भी आ गए थे। तो कुछ ना कुछ ऐसे इश्यूज़ हो जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर एक को सूट करे, और ज़रूरी नहीं है कि हर एक को ये सब प्रॉब्लम्स भी हो। ठीक है, तो ये डिपेंड भी करता है।
तो लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि हमें ये सूट करेगा या नहीं करेगा? तो इसका सीधा सा आंसर ये है कि आप एक बार रिस्क ले सकते हैं। अगर आपके पास पैसा है इन्वेस्ट करने के लिए तो आप रिस्क ले सकते हैं, लेकिन फेस के मामले में रिस्क लेना एक वाइजर डिसीजन नहीं होगा, राइट? जब आपका बाल जो है वो दोबारा आएगा ना, तो वो 70 to 80% कम हो जाएगी उसकी ग्रोथ। तो मुझे नहीं लगता इतना सब कुछ जानने के बाद, लेकिन बहुत सारे लोग कराते भी हैं, बहुत सारे लोग ये सब सोच के नहीं कराते हैं। तो मैं अगर अपने लिए बात करूँ तो मैं तो कभी प्रेफर नहीं करूँगी कि मैं लेज़र ट्रीटमेंट कराऊँ, इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकती मैं, ठीक है? और आजकल लोग फुल बॉडी पार्ट्स पे भी लेज़र ट्रीटमेंट करा रहे हैं। सो इट्स कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन यू कि आपको कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए। मैंने आपको सारी चीज़ें इससे बता दी। अब बात करते हैं फेशियल रेज़र की, कि फेशियल रेज़र एक तो सस्ता भी है और ऊपर से इंस्टेंट रिजल्ट आपको मिल जाता है, लेकिन ये हर एक को सूट कर जाए ये पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है? हर एक को सूट नहीं करता है। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं ऐसे जो फेशियल रेज़र यूज़ कर रहे हैं। बहुत लोगों को एक तो करेक्ट तरीका नहीं पता होता है इसका, तो इस वजह से भी गड़बड़ हो जाती है और एक्ने, पिंपल्स, रेडनेस वगैरह हो ही जाती है, ठीक है? इसके कुछ स्टेप्स हैं, पहले मैं आपको वो बताऊंगी, ठीक है? तो वो ध्यान से सुनिएगा। देखिए, फेशियल रेज़र एक तो हर कोई भी फेशियल रेज़र उठा के नहीं ले लेना है। जो टिंकल ब्रांड के जो आते हैं वो तो आपको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। फेशियल रेज़र आपको वही यूज़ करना है जो पर्टिकुलर फेस के लिए आते हैं, ठीक है? आप कार्मेसी का ले सकते हैं या और भी ब्रांड के आते हैं, आप वो ले सकते हैं। 500 तक में आपको 3-4 मिल जाते हैं, तो वो ज़्यादा अच्छे होते हैं, ठीक है? आप वो ले सकते हैं। जो पर्टिकुलर फेस के लिए जो फेशियल रेज़र बनते हैं ना, उसमें हल्के हल्के जिगजैग ब्लेड्स होते हैं। मतलब ऐसे नहीं होते कि वो एकदम सीधा ब्लेड होगा जैसे मेंस के रेज़र में होता है, ऐसा नहीं होता। उसमें जिगजैग जिगजैग ऐसे ऐसे ब्लेड्स होते हैं, सो दैट आपके कट ना लग जाए कहीं पर, वो प्रोटेक्शन के लिए होते हैं, ठीक है? और फेशियल रेज़र यूज़ करने से पहले आपकी स्किन डैम्प होनी चाहिए, थोड़ी सी वेट होनी चाहिए, गीली होनी चाहिए, ठीक है? थोड़ी नम रहेगी। आप ड्राई स्किन पे कभी भी फेशियल रेज़र यूज़ करोगे तो आपको एक्ने होंगे ही होंगे, और आपको एक्ने बम्प्स भी हो सकते हैं, ठीक है? छोटे छोटे दाने भी हो सकते हैं। ये गलत तरीका है करने का। अगर आपको फेशियल रेज़र यूज़ करना ही है तो आप प्रिकॉशंस के साथ ही करें, और स्किन को इतना आपको मॉइस्चराइज्ड करना है ताकि वो इजीली ग्लाइड हो जाए। और ऐसा नहीं कि थोड़ा सा मॉइस्चराइजर लगाया और आपने फेशियल रेज़र यूज़ करना शुरू कर दिया। आपको बहुत अच्छे तरीके से टेक अ जनरस अमाउंट ऑफ मॉइस्चराइजर, फिर आपको अपने फेस पे लगाना है, देन आपको फेशियल रेज़र यूज़ करना है। अब आपको फेशियल रेज़र यूज़ किस डायरेक्शन में करना है? आपको जैसे आपका हेयर जो होता है वो इस नीचे की तरफ होता है, तो आपको ऊपर से स्ट्रेच करना है, बहुत टाइटली स्ट्रेच करना है ताकि यहाँ की स्किन जो है वो टाइट हो जाए। देन आपको फेशियल रेज़र जो है वो हेयर ग्रोथ के डायरेक्शन में ही उसको ऐसे ऐसे छोटे छोटे पैचेस में करना है। ऐसा नहीं एक ही बार में नहीं करना है, छोटे छोटे पैचेस में धीरे धीरे आपको ऐसा करना है, ठीक है? इससे क्या होगा, इससे बहुत अच्छे तरीके से आप फेशियल हेयर रिमूव कर पाएंगे और आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी, कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होंगे। और जब आपका फेशियल हेयर रिमूव हो जाए, आप रेज़र यूज़ कर लें, उसके बाद अपना रेज़र को अच्छे से वॉश करके और उसको ड्राई करके ही आप उसको वापस यूज़ करें, ठीक है? फेशियल हेयर रिमूव करने के बाद आपको या तो शीट मास्क लगा लेना है या कोई ठंडा ठंडा कुछ अपने फेस पे रख लेना है, या तो आप आइस क्यूब भी रख सकते हैं। उससे आपके जो पोर्स है ना वो टाइट हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे, क्योंकि जब आप रेज़र यूज़ करोगे ना तो जो हमारे पोर्स है ना वो ओपन अप हो जाते हैं, तो उसको क्लोज करना बहुत ज़रूरी है, वरना एक्ने भी हो सकता है। तो कुछ भी ठंडा ठंडा आप लगा सकते हैं, एलोवेरा जेल लगा सकते हैं या कोई आइस पैड रख सकते हैं, ठीक है? उसके बाद आपको मॉइस्चराइजर ज़रूर लगाना है, ठीक है? स्किन को ड्राई नहीं छोड़ना है, स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज्ड करना है, हाइड्रेट रखना है। लेकिन इसमें भी आपको एक चीज़ का खास ख्याल रखना है। वो क्या है? देखो, मेरी एक बात याद रखना, मैं हमेशा अपने वीडियोस में बोलती हूँ, एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज़ नॉट गुड। किसी भी चीज़ की अति अच्छी नहीं होती है। आप फ्रीक्वेंटली बेसिस पे फेशियल रेज़र भी यूज़ करेंगे तो भी आपकी हेयर ग्रोथ जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, थिक हो जाएगी, ठीक है? बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स ये चीज़ नहीं बताते हैं, बोलते हैं 100% सेफ़ है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कुछ नहीं होगा और हेयर भी वैसे ही आते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं आपको जेन्युइनली बता रही हूँ अपने खुद के एक्सपीरियंस से। फेशियल हेयर थिक होते हैं अगर आप उसको फ्रीक्वेंटली यूज़ करेंगे। तो आप उसको तब यूज़ कर सकते हो कि जब आपको लगे कि मुझे कहीं जाना है या मेकअप करना है या मेरे हेयर्स जो है वो बॉदर करें, तब आप उस केस में फेशियल रेज़र यूज़ कर सकते हो। जब आपको नीड लगती है तभी यूज़ करें, अदरवाइज आपको नहीं नीड है तो आप ना करें, क्योंकि जितना जल्दी जल्दी यूज़ करोगे ना तो वो हेयर ग्रोथ बढ़ती ही है और हेयर थिक होते ही होते हैं। ये मैंने खुद ने देखा है, ठीक है? तो बहुत लोग आपको नहीं बता रहे हैं, मैं आपको बता रही हूँ, क्लियर कट बात बता रही हूँ, जो नहीं बताते हैं इन्फ्लुएंसर्स, इसलिए तो इस चीज़ का ध्यान रखना।
बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को आपने देखा होगा, वो लोग ऐसे बोलते हैं कि हम वीकली करते हैं, वीक में 2 बार भी कर लेते हैं, वीकली करते हैं। तो उनकी बातों में मत आना प्लीज़ गाइस, मत आना उनकी बातों में। आपकी हेयर जो है वो थिक होने शुरू हो जाएंगे और आपकी ग्रोथ भी इंक्रीज़ हो जाती है। मेरी भी ग्रोथ इंक्रीज़ हो गई थी। मैंने बहुत पहले क्या किया था ना, यहाँ पे जो मेरे हेयर थे मतलब इतने ज़्यादा नहीं थे, फिर भी मैंने क्या किया, 1 वीक में 1 बार करना शुरू कर दिया। 2-3 बार मैंने किया और देखा मैंने, मेरी हेयर ग्रोथ जो है वो इंक्रीज़ हो गई, बढ़ने लग गई। तभी से मैंने वो स्टॉप कर दिया, मैंने यूज़ ही नहीं किया। अब चाहे मेरे को मेकअप भी करना होता है ना तो चल जाता है, इतना ज़्यादा हेयर ग्रोथ नहीं है मेरी। और अगर किसी के हेयर ग्रोथ ज़्यादा है तो आप तब कर लो। मेरा बस इतना सा कहने का मतलब है कि आप जल्दी जल्दी मत करो, किसी भी चीज़ को अति कर दोगे तो वो अच्छी नहीं होगी, तो आपको डेफिनेटली उसके साइड इफ़ेक्ट्स मिलेंगे। साइड इफ़ेक्ट्स यही है कि उसका रीग्रोथ जो होता है, वो ज़्यादा हेयर जो होता है वो बहुत जल्दी आने लग जाते हैं और आपकी हेयर ग्रोथ इंक्रीज़ हो जाती है और हेयर जो है वो थिक हो जाते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना। तो बाकी आप फेशियल रेज़र आप यूज़ कर सकते हो। आजकल आपने बहुत सारे इंस्टाग्राम्स रील्स में आपने देखा होगा कि जब फेशियल हेयर रिमूव करने के बाद वो बोलते हैं वाह स्किन कितनी स्मूथ हो गई, कितना ग्लो आ गया। वो सिर्फ चांदनी 4 दिन की होती है और कुछ नहीं, वो कोई ग्लो नहीं होता। ठीक है, आप किसी भी चीज़ के ऊपर से हेयर रिमूव करोगे, अगर आप वैक्सिंग कराते हो, हेयर रिमूव करते हो, तो वो ऑब्वियसली वो जगह स्मूथ हो ही जाएगी। ठीक है, लेकिन आपके पोर्स भी खुल जाते हैं और वो चांदनी सिर्फ 2 से 3 दिन की होती है, उसके बाद वैसे ही स्किन हो जाती है। ठीक है, तो आपको जब ज़रूरत हो तभी करना, अदरवाइज जब आपको लगे कि यार ज़रूरत नहीं है मुझे फेशियल हेयर रिमूव करने की, तो आप मत करना। तो इससे क्या बेनिफिट मिलेगा ना आपको, एक तो आपके हेयर ग्रोथ भी नहीं बढ़ेगी, ऊपर से आपके हेयर भी थिक नहीं आएंगे, जितने हैं वैसे ही रहेंगे और वैसी ही हेयर ग्रोथ रहेगी जो आपकी नेचुरल हेयर ग्रोथ है। तो आपको ऐसा काम करना है कि आपका काम भी हो जाए और आपका कोई नुकसान भी ना हो। अब जिन लोगों को बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती है ना, तो वो लोग फेस वैक्सिंग भी कराते हैं। फेस वैक्सिंग कराने के लिए भी आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। वो ये है कि फेस वैक्सिंग कभी भी नॉर्मल वैक्स से नहीं की जाती है, इस चीज़ का ध्यान रखें। बहुत सारे क्लाइंट्स मेरे पास ऐसे भी आते थे जिनको यही नहीं पता था कि फेस के लिए अलग वैक्स आती है और बॉडी वाली वैक्स से ही वो फेस पे वैक्सिंग करवा लेते थे। और जब उनकी स्किन पे कुछ प्रॉब्लम हो जाती थी, एक्ने, पिंपल्स वगैरह हो जाते थे या रेडनेस हो जाती थी, तब वो बताते थे मुझे कि उन्होंने ये करवाया था, जो कि मैं फेस देख के ही बता सकती हूँ कि उन्होंने फेस पे वो वाली नॉर्मल वैक्स कराई है जो कि बॉडी पे कराते हैं, कि उन्होंने अलग वैक्स कराई है। फेस के लिए वैक्स ही अलग आती है। आप ब्राज़ीलियन वैक्स यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ब्राज़ीलियन वैक्स जो होती है वो सेफ़ होती है फेस वैक्सिंग करने के लिए। अब मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो मेरे पास कुछ क्लाइंट्स आते थे जिनके ना बालों, जिनके फेस पे बहुत ज़्यादा ग्रोथ थी, इतनी ज़्यादा ग्रोथ थी कि उनको रिमूव करना ही पड़ते थे अपने हेयर। अगर वो रिमूव ना करें ना तो उनका ये वाला एरिया बिल्कुल काला नज़र आता था, मतलब इतनी ज़्यादा ग्रोथ थी। तो वो करीब 1 साल तक मेरे पास आए और 1 साल तक मैंने उनको ना सिर्फ ब्राज़ीलियन वैक्स ही सजेस्ट की थी और ब्राज़ीलियन वैक्स मुझसे ही कराने लग गए थे वो। मैंने उनको कभी भी लेज़र ट्रीटमेंट सजेस्ट नहीं किया क्योंकि वो इतना इन्वेस्ट नहीं करना चाहते थे और रिस्क भी नहीं लेना चाहते थे। तो इसलिए मैंने उनको ब्राज़ीलियन वैक्स सजेस्ट किया क्योंकि दूसरा ऑप्शन यही था। फेशियल रेज़र भी वो यूज़ नहीं करना चाहती, तो तीसरा ऑप्शन यही बचता है कि मैं उनको फेस वैक्स सजेस्ट करूँ। तो फेस वैक्स मैंने उनको ब्राज़ीलियन वैक्स ही की थी, जो मिल्की वाइट कलर की आती हैं। और ट्रस्ट मी, 1 साल के बाद, मतलब 1 साल बाद जब वो धीरे धीरे कराते कराते उन्हें 1 साल हो गया था मुझसे, उसके बाद मैंने उनके हेयर ग्रोथ में, उन्होंने मुझे खुद बोला कि मेरी हेयर ग्रोथ में काफ़ी ज़्यादा, मतलब मेरी हेयर ग्रोथ में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ गया है और उनकी हेयर ग्रोथ जो है ना वो काफ़ी कम हो गई थी। मतलब आप ये मान लो कि 40% उनकी हेयर ग्रोथ बची थी, बस 60% उनकी हेयर ग्रोथ जो है वो कम हो गई थी जब मैंने उनको ब्राज़ीलियन वैक्स किया। अब ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ आपका, जो मैंने क्लाइंट को देखा है। ठीक है, मेरा ऐसा ही एक और क्लाइंट था, उनके साथ भी यही प्रॉब्लम थी कि वो और कोई ट्रीटमेंट नहीं लेना चाहते थे, वो चाहते थे कि ये तीसरा वाला मेथड ही उनको यूज़ करना है। तो उन्होंने भी ब्राज़ीलियन वैक्स ही कराई थी, तो उनका भी जो हेयर जो रीग्रो हुआ था वो काफ़ी ज़्यादा धीरे धीरे कम होता चला गया था। अब इसमें उनको लगभग 1 साल लग गया था, ऐसा नहीं है कि मतलब तुरंत हो गया था या 1-2 बार में हो गया था, 1 साल लग गया था क्योंकि उनका हेयर ग्रोथ जो था वो बहुत ज़्यादा था। मैंने बताया ना, उनको यहाँ पर काला काला लगता था दोनों चीक्स के पास, इतना ज़्यादा हेयर ग्रोथ था और वो भी ब्लैक हेयर थे। तो अब सोचो कैसा लगता होगा। मैंने उनका फेस तब देखा था इसलिए मुझे पता है। तो 1 साल तक करने के बाद ऐसा नहीं कि उन्होंने हर मंथ नहीं कराई है, 1 साल में वो जैसे 2 महीने बाद आए या कभी 3 महीने बाद आए, ऐसा नहीं कि मतलब हर महीने नहीं आए, जैसे उन्हें कहीं जाना होता था 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, इससे ज़्यादा नहीं, 2-3 महीने में वो आ जाते थे। तो 1 साल करके ऐसा हो गया और उसके बाद उनके हेयर में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ गया था कि उनके गालों की स्किन दिखने लग गई थी।
आप ये देखो ना कि 40% ही मतलब हेयर रह गए थे, बाकी 60% उनके जो हेयर थे वो रिड्यूस हो गए थे। इतना ज़्यादा मतलब फ़र्क पड़ा था। बस ये कि अच्छे तरीका आना चाहिए आपको, तरीका सही होना चाहिए फेस का वैक्स करने के लिए भी। ऐसा नहीं कि आप किसी से भी करा लो, जैसे आप बॉडी पे कराते हैं ऐसा नहीं होता है। बहुत हिफाजत से, बहुत आपको केयरफुली फेशियल वैक्स करना होता है, ठीक है ना। जैसे आप फेशियल रेज़र यूज़ करते हैं, क्योंकि फेस जो है हमारा सबसे फर्स्ट पार्ट होता है जो एक्सपोज होता है, तो इसको लेकर आप रिस्क नहीं ले सकते। तो बहुत आराम से, बहुत केयरफुली आपको फेस वैक्स करना होता है। इसका भी सेम यही प्रोसेस है। आपको हल्का पाउडर लगाइए, ठीक है। पाउडर लगाने के बाद आपको जो भी आप जहाँ पर भी आप ब्यूटिशियन के पास जाएंगे, किसी अच्छे ब्यूटिशियन के पास जाइएगा, वो आपको अच्छे से फेस वैक्स कर देंगे, ठीक है। तो आप फोरहेड का करा सकते हैं या फिर यहाँ का भी करा सकते हैं और अपर लिप्स का भी करा सकते हैं। वो पर्टिकुलर फेस के लिए ही होता है वो वैक्स, ठीक है, जिसे ब्राज़ीलियन वैक्स बोलते हैं। तो तीसरा मेथड आपके पास ये है। तो ये मेथड उनके लिए, मतलब इस मेथड को भी आप कोई भी कर सकते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। लेकिन मैं फिर से एक बात कहूँगी कि आप एक चीज़ मेरी याद रखना कि किसी भी चीज़ की अति आपको नहीं करनी है, आपको बहुत फ्रिक्वेंटली बेसिस पे नहीं कराना है। जब आपको नीड लगे और आपको लगे कि नहीं यार अब तो मुझे कराना ही है और दूसरा कोई चारा नहीं है, तो आप करा लो। अदरवाइज जब आपको लगता है कि यार इतनी ज़रूरत नहीं है और मैं ऐसे भी रह सकती हूँ, तो आप नहीं कराओ, ठीक है। तो आपको, आई होप कि आपको तीनों चीज़ों के बारे में आपको अच्छे से मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। लेकिन अगर फिर भी आपके कोई सवाल हैं, कोई डाउट्स हैं जो आप अभी भी पूछना चाहते हैं, तो ज़रूर पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस तरह का पॉडकास्ट और भी अपने किसी टॉपिक पर चाहते हैं जिस पर आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो, आपको कहीं से कोई रिप्लाई नहीं मिल रहा हो, तो डेफिनेटली आप हमें बता सकते हैं। तो आपको नेक्स्ट पॉडकास्ट हमारा उसी टॉपिक पर मिलेगा। तो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप कि ये सेशन आपको ज़रूर हेल्प करेगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पॉडकास्ट में। स्टे सेफ and stay healthy.